एक पिता ने अपनी बेटी को सिखाया था, कुछ भी गलत देखो तो मुझे जरूर बताना। लेकिन जब बेटी ने गांव का एक खतरनाक राज देख लिया तो उसकी जान चली गई। अब सच जानने के बाद ये पिता उन सभी के खिलाफ खड़ा होगा जिनसे पूरा गांव डरता है। आखिर क्या था वो राज? चलिए जानते हैं इरुमुडी की कहानी। कहानी शुरू होती है आंध्र प्रदेश के पहाड़ी गांव आतूर से, जहां एक सड़क पर गाड़ियों को रोककर लोगों से हॉर्न न बजाने की गुजारिश की जा रही है। लेकिन एक ट्रक ड्राइवर बात नहीं मानता और जोर जोर से हॉर्न बजाता है। तभी वहां तिरुनाथ पहुंचता है और ड्राइवर को सबक सिखा देता है। आखिर तिरुनाथ अपनी बेटी की नींद को लेकर इतना सख्त क्यों है? इसका जवाब कहानी के अंत में मिलेगा। असली कहानी कई महीने पहले शुरू होती है। आतूर से कुछ दूरी पर एक सरकारी स्कूल है, जहां पढ़ने वाली एक बच्ची अपनी टीचर स्वस्तिका की कठोर सजा का शिकार बनती है। पढ़ाई ठीक से न करने पर स्वस्तिका उसे सबके सामने अपमानित करती है और गर्मी में घंटों घुटनों के बल बैठाए रखती है। स्कूल खाली हो जाता है, लेकिन बच्ची वहीं रहती है। बाद में जब उसकी तलाश होती है तो वह क्लासरूम में मृत मिलती है। घटना के बाद स्वस्तिका को निलंबित कर दिया जाता है और मामला यहीं खत्म मान लिया जाता है। मगर असल में ये उस अंधेरे की पहली झलक थी जो आगे चलकर कई जिंदगियां निगलने वाला था। अब गांव की तरफ लौटते हैं, जहां तिरुनाथ का घर है। पत्नी कावेरी के साथ उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी उनकी बेटी मणिकंडा है। इस बच्ची के जन्म की कहानी भी साधारण नहीं है। शादी के कई साल बाद तक कावेरी मां नहीं बन पाई थी और दोनों को समाज के ताने सुनने पड़े थे। उसी दौरान तिरुनाथ की मुलाकात अपने करीबी दोस्त गोपराज से होती है। गोपराज अयप्पा स्वामी में गहरी आस्था रखते हैं और तिरुनाथ को मन्नत मांगने की सलाह देते हैं। तिरुनाथ 41 दिनों का व्रत रखता है, माला पहनता है और सबरीमला की यात्रा करता है। कुछ समय बाद उसके घर बेटी जन्म लेती है। तिरुनाथ इसे अयप्पा का आशीर्वाद मानता है और उसका नाम मणिकंडा रख देता है। उस दिन से मणिक उसके लिए सिर्फ संतान नहीं रहती, बल्कि उसकी आस्था का जीवित प्रमाण बन जाती है। वो बेटी को जरूरत से ज्यादा प्यार करता है, लेकिन मणिक भी पिता के उतने ही करीब है। तिरुनाथ ने बचपन से उसे सिखाया है कि गांव में दिन भर जो भी देखो, घर लौटकर उसे अपने पिता से जरूर साझा करना। इसलिए दोनों के बीच कोई पर्दा नहीं है। तिरुनाथ शराब पीता है, लेकिन बेटी उसके इस स्वभाव से कभी शिकायत नहीं करती, क्योंकि उसने हमेशा पिता को नशे के बाद खुश देखा है। मगर अयप्पा की माला पहनने के दौरान वह शराब से पूरी तरह दूर रहता है। तिरुनाथ का स्वभाव भी गांव में अलग पहचान रखता है। वो अपनी बेटी के साथ साथ पूरे गांव की लड़कियों को लेकर बेहद सुरक्षात्मक है। एक बार कबड्डी के दौरान रंग्या नाम का दबंग लड़का आतूर की लड़कियों के साथ बदसलूकी करता है। जैसे ही ये बात तिरुनाथ तक पहुंचती है, वो अकेला उसके गांव पहुंच जाता है। रंग्या के परिवार का प्रभाव भी उसे रोक नहीं पाता। वो रंग्या को सबके सामने पीटता है और उसे समझाता है कि किसी लड़की को कमजोर समझने की गलती मत करना। उसके लिए हर लड़की बेटी है। दूसरी तरफ उसका दोस्त गोपराज इससे बिल्कुल उलट सोचता है। वो चाहता है कि उसकी बेटी गायत्री किसी विवाद में ना पड़े। गायत्री और मणिक एक दूसरे को बहनों की तरह मानती हैं। इसी गांव की एक और समस्या है, बस की कमी। 5वीं के बाद बच्चों को दूर शहर में पढ़ने जाना पड़ता है। गायत्री और उसकी सहेलियों को रोज साइकिल से लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। एक दिन लौटते समय उनकी साइकिलों के टायर जानबूझकर पंचर कर दिए जाते हैं। पास बैठे कुछ नशेड़ी लड़के उन्हें परेशान भी करते हैं। गायत्री यह बात पिता को बताने वाली होती है, लेकिन गोपराज उसे रोक देता है। उसे डर है कि तिरुनाथ ने अगर यह सुन लिया तो मामला मारपीट तक पहुंच जाएगा। संयोग से उसी समय तिरुनाथ वहां पहुंचता है और पंचर साइकिलें देखकर पूछता भी है कि क्या हुआ। गायत्री अपने पिता की बात रखती है और सच्चाई छिपा लेती है। कुछ समय बाद गोपराज गांव में बस सेवा शुरू करवाने के लिए विधायक से मदद मांगता है। बस मिल जाती है और बच्चों की पढ़ाई का रास्ता आसान हो जाता है। इसी वजह से मणिक भी 6ठी कक्षा में गायत्री वाले स्कूल में पहुंच जाती है। लेकिन वहां एक पुराना चेहरा वापस आ चुका है, स्वस्तिका। कुछ समय बाद वह गायत्री और अनुष्या को पढ़ाई में अच्छा होने के कारण अपने घर पर अतिरिक्त क्लास के लिए चुनती है। शुरुआत में यह सम्मान जैसा लगता है, लेकिन जल्द ही अनुष्या स्कूल आना बंद कर देती है और गायत्री हर शाम स्वस्तिका के घर जाने के लिए मजबूर होती है। वहां स्वस्तिका का व्यवहार शिक्षक जैसा नहीं रहता। वो गायत्री को डराती है, उसके भविष्य और परीक्षा का डर दिखाती है और उसे अपनी बात मानने पर मजबूर करती है। गायत्री किसी को कुछ बताने की स्थिति में नहीं है। इसी बीच स्कूल से लौटती लड़कियों की बस में वही 4 लड़के चढ़ जाते हैं जिनसे तिरुनाथ पहले भिड़ चुका था।
वे गायत्री को फिर परेशान करते हैं। इस बार मणिक सब कुछ देख रही होती है। उसके लिए गायत्री कोई दूसरी लड़की नहीं, उसकी अपनी बहन जैसी है। रात को घर पहुंचते ही वो अपने पिता को पूरी घटना बता देती है। तिरुनाथ उसी समय उन लड़कों को ढूंढने निकल जाता है और जंगल के सुनसान ठिकाने में उन्हें पकड़कर ऐसा सबक सिखाता है कि वे दोबारा किसी लड़की के करीब जाने से डरें। गोपराज इससे खुश होने के बजाय डर जाता है। वो तिरुनाथ को समझाता है कि हर समस्या का जवाब लड़ाई नहीं हो सकता। तिरुनाथ का जवाब सीधा है, अगर बेटियों के पीछे कोई खड़ा नहीं होगा तो गलत लोगों का डर खत्म हो जाएगा। इसी बीच रंगैया फिर गांव लौटता है। गोपराज को आशंका होती है कि वो पुरानी बेइज्जती का बदला लेने आया है। अगले दिन तिरुनाथ को अयप्पा की माला पहननी है, इसलिए वो तय करता है कि जिन लोगों से उसकी दुश्मनी है उन्हें आज ही मामला खत्म करना होगा। गांव में घोषणा करवा दी जाती है कि जिसके मन में तिरुनाथ के लिए पुरानी दुश्मनी है वो उसके सामने आकर स्वामी शरणम कहे और बात खत्म करे। कई लोग आते हैं। रंगैया का पिता भी बेटे की तरफ से माफी मांगता है, लेकिन रंगैया खुद सामने नहीं आता। तिरुनाथ इसे अपनी बेइज्जती मानता है और नशे में चाकू लेकर उसे खोजने निकल पड़ता है। मणिक पहली बार अपने पिता को लेकर डर जाती है। सुबह जंगल में रंगैया की लाश मिलती है। अब पूरा शक तिरुनाथ पर है। पिछली रात वो खुलेआम रंगैया को ढूंढने निकला था। रंगैया का पिता गांव वालों को साथ लेकर तिरुनाथ के घर पहुंचता है। तिरुनाथ स्वीकार करता है कि वो रंगैया को मारने गया था, लेकिन हत्या उसने नहीं की। असली कातिल कौन है ये वो खुद भी नहीं जानता। इसी घटना के बाद मणिक अपने पिता के सामने शराब को लेकर बात करती है। वो पहली बार स्वीकार करती है कि अब नशे में पिता को देखकर उसे डर लगता है। तिरुनाथ कहता है कि शराब अचानक छोड़ने पर उसके हाथ कांपेंगे और काम करना मुश्किल होगा। मणिक उसका हाथ पकड़कर कहती है कि तब वो उसका हाथ संभाल लेगी। अगर रात में नींद नहीं आएगी तो वो उसके पास रहेगी। बेटी की ये बात तिरुनाथ के अंदर कुछ बदल देती है। वो उसी वक्त शराब की बोतल छोड़ने का फैसला करता है और उसके बाद अयप्पा की माला पहनकर 41 दिनों के व्रत पर चला जाता है। तिरुनाथ को लगता है कि अब शायद उसकी जिंदगी सही दिशा में लौट रही है, लेकिन उसी समय उसके आसपास एक ऐसा खेल चल रहा है, सेट सी भनक उसे बिल्कुल नहीं है। माला पहनने के बाद तिरुनाथ खुद को पूरी तरह धार्मिक अनुशासन में बांध लेता है। शराब से दूरी, पूजा और संयम उसकी रोजमर्रा की जिंदगी बन जाते हैं। उसे यह भी लगता है कि उसने अपनी बेटी के लिए एक बेहतर इंसान बनने का रास्ता चुन लिया है। मगर गांव में कुछ और ही चल रहा है। स्वस्तिका ने गायत्री को अपने घर बुलाना जारी रखा है। वो हर शाम वहां जाती है और लौटने के बाद उसकी आंखों में डर बढ़ता जाता है। मणिक इस बदलाव को नोटिस करती है, लेकिन गायत्री कुछ नहीं बताती। एक दिन मणिक को अनुष्या मिल जाती है। वो जानना चाहती है कि आखिर उसने स्कूल जाना क्यों छोड़ दिया। अनुष्या जो सच्चाई बताती है उससे मणिक को उस पुरानी मौत का असली कारण समझ आने लगता है। सोल्जा ने मरने से पहले एक चिट्ठी छोड़ी थी। उसने लिखा था कि स्वस्तिका उसे भी इसी तरह घर बुलाती थी और उसके साथ गलत व्यवहार करती थी। गांव ने उसकी मौत को प्रेम और शादी से जुड़ी आत्महत्या मान लिया था, लेकिन उसके पीछे कुछ और था। अनुष्या डरकर स्वस्तिका से दूर हो गई थी। अब मणिक को गायत्री की चिंता सताने लगती है। उसे समझ आ जाता है कि अगर वो आज चुप रही तो शायद अगली लाश किसी और की हो सकती है। वो तुरंत पिता को सब बताने के लिए घर भागती है, मगर उसी दिन उसके पिता के सामने एक पारिवारिक और धार्मिक परिस्थिति खड़ी हो जाती है। तिरुनाथ माला पहने हुए हैं और परंपरा के अनुसार बेटी से दूरी बनाए हुए हैं। कावेरी उसे रोकती है कि व्रत पूरा होने से पहले वो मणिक से सीधे न मिले। मणिक की बात उसके पिता तक पहुंच ही नहीं पाती। वो कुछ देर बाद गांव के लोगों के साथ भजन कार्यक्रम में चला जाता है। इसी बीच दूसरी तरफ रंडिया के पिता ने अपना बदला लेने की तैयारी कर ली है। तिरुनाथ और उसके साथियों का ऑटो लौट रहा होता है, तभी कुछ लोग उनका पीछा करने लगते हैं। रास्ते में हमला होता है। तिरुनाथ अपने साथियों को संभालते हुए हमलावरों से भिड़ जाता है। उसी दौरान मणिक का फोन आता है। वो शायद गायत्री के बारे में बताना चाहती है, लेकिन हमले में फोन टूट जाता है और बातचीत अधूरी रह जाती है। तिरुनाथ को यह पता भी नहीं कि बेटी आखिरी बार उसे चेतावनी देने की कोशिश कर रही थी। उधर गायत्री रोज स्वस्तिका के घर जाती रहती है। एक रात लौटते समय बाबू की बाइक का पेट्रोल खत्म हो जाता है। वो गायत्री को सड़क किनारे रुकने के लिए कहकर पेट्रोल लेने चला जाता है। रात के सन्नाटे में गायत्री अकेली रह जाती है। तभी वही 4 लड़के वहां पहुंच जाते हैं। उन्हें देखकर गायत्री घबरा जाती है। वो छिपने की कोशिश करती है, लेकिन लड़कों की नजर उस पर पड़ जाती है।
इसके बाद कहानी जानबूझकर उस रात के घटनाक्रम को अधूरा छोड़ देती है। उधर गांव में गुरु पूजा चल रही है। गोपराज को खबर मिलती है कि गायत्री अभी तक घर नहीं लौटी। वो बाबू से संपर्क करता है, लेकिन बाबू कहता है कि उस दिन कोई विशेष क्लास हुई ही नहीं। गोपराज को समझ नहीं आता कि बेटी कहां गई। वो उसे खोजने निकलता है। तिरुनाथ को खबर मिलती है तो वो भी खोज में शामिल हो जाता है। तभी डैम के पास झाड़ियों में एक लड़की का शव मिलने की खबर आती है। हर कोई सोचता है कि शायद गायत्री के साथ कुछ हुआ है। गोपराज शव देखने जाता है। बाहर आने के बाद वो राहत देता है कि लाश गायत्री की नहीं है, लेकिन राहत कुछ सेकंड में ही चीख में बदल जाती है क्योंकि शव मणिकंडा का होता है। तिरुनाथ को जब यह बताया जाता है तो उसका पूरा शरीर जैसे सुन्न हो जाता है। वो बेटी की मौत को स्वीकार नहीं कर पाता। वो अपने मन को समझाता है कि मणिक घर पर है, सो रही है। उसके लिए डैम के पास पड़ा शव किसी और बच्ची का है। इसी बीच गायत्री खुद घर पहुंच जाती है। वो कहती है कि स्कूल में सो गई थी और चपरासी ने उसे अंदर बंद कर दिया था। अब रहस्य और गहरा जाता है। गायत्री जिंदा है, फिर मणिक की हत्या किसने की? उस रात मणिक वहां कैसे पहुंची और उसे किसने चुप कराया? तिरुनाथ के पास कोई जवाब नहीं है, लेकिन वो जानता है कि जब तक बेटी की मौत का सच सामने नहीं आएगा उसे चैन नहीं मिलेगा। कुछ समय बाद वो गोपराज को डैम के पास बुलाता है। दोनों अकेले हैं। तिरुनाथ सीधे आरोप लगाता है कि मणिक की मौत के पीछे गोपराज का हाथ है। गोपराज कुछ समझ पाता उससे पहले तिरुनाथ एक रिकॉर्डिंग सुनाता है। हमले में टूटा फोन रिपेयर होने के बाद उसमें मणिक का आखिरी वॉइस मैसेज बचा हुआ था। मणिक कांपती आवाज में कहती है कि गोपराज अंकल उसे मारने आ रहे हैं और उसे डर लग रहा है। गोपराज की आंखों में अब छिपाने के लिए कुछ नहीं बचता। लेकिन यहां से कहानी उस रात की असली तस्वीर दिखाती है। गोपराज को उसकी पत्नी ने नहीं बल्कि विधायक ने बुलाया था। वो स्वस्तिका के घर पहुंचता है और वहां उसे गायत्री डरी हुई दिखाई देती है। विधायक उस पूरे नेटवर्क का असली मालिक था। स्वस्तिका उसके लिए लड़कियों को फंसाती थी और डराकर चुप रखती थी। स्कूल की बच्चियों को विशेष क्लास के नाम पर बुलाया जाता और उनकी मजबूरी का फायदा उठाया जाता। जो लड़की विरोध करती उसके खिलाफ ऐसी स्थिति बनाई जाती कि वो आवाज उठाने से पहले ही टूट जाए। सोल्जा की मौत भी इसी अपराध को छिपाने के लिए हुई थी। रंग्या की मौत भी इसी कड़ी का हिस्सा थी। उसने अपनी बहन के साथ हुई घटना के बारे में जान लिया था और विधायक के खिलाफ जाने वाला था, इसलिए उसे भी खत्म कर दिया गया। अब सबसे बड़ी परेशानी मणिक बन गई थी। मणिक को गायत्री के साथ होने वाली सच्चाई का अंदाजा हो चुका था। अगर उसने ये बात तिरुनाथ को बता दी तो पूरा खेल सामने आ जाता। विधायक ने गोपराज की सबसे कमजोर जगह पकड़ ली, उसकी बेटी गायत्री। उसके खिलाफ मौजूद आपत्तिजनक सामग्री को सार्वजनिक करने की धमकी देकर गोपराज को मजबूर किया गया। उससे कहा गया कि अगर उसने विधायक का साथ नहीं दिया तो गायत्री की जिंदगी बर्बाद कर दी जाएगी। गोपराज पिता था और डर चुका था। इसी डर ने उसे अपराधी बना दिया। उस रात वो मणिक को अपने साथ विधायक तक लेकर आया। विधायक ने उससे पूछा कि क्या वह अपने पिता को गायत्री के बारे में बताएगी। मणिक बिना झिझक कहती है कि हां, वह सब बताएगी। उसके पिता ने उसे हमेशा सच्चाई बोलना सिखाया है। यही बात उसके खिलाफ फैसला बन जाती है। गोपराज उसे समझाता है कि कुछ बातें छिपा देना ही बेहतर है, लेकिन मणिक पीछे हटने को तैयार नहीं होती। वो कहती है कि अगर कोई गलत काम हो रहा है तो वो चुप नहीं रहेगी। अंततः विधायक के दबाव और अपनी बेटी को बचाने की मजबूरी के बीच गोपराज एक ऐसी सीमा पार कर देता है जहां से वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं था। वह मणिक की हत्या कर देता है। डैम के पास मिली लाश उसी अपराध का नतीजा थी। जब फ्लैशबैक खत्म होता है तो तिरुनाथ के सामने उसका दोस्त बैठा है, लेकिन अब वह वही गोपराज नहीं रहा जिसे वह भाई मानता था। तिरुनाथ पूछता है कि उसने उसकी बेटी को अपनी बेटी की तरह क्यों नहीं समझा। गोपराज अपनी मजबूरी बताता है, लेकिन तिरुनाथ कहता है कि दोनों ने बेटियां पाली थीं। फर्क सिर्फ इतना था कि उसने अपनी बेटी को सच बोलने का साहस दिया और गोपराज ने अपनी बेटी को बचाने के लिए डर को चुना। मणिक की ईमानदारी ही उसकी मौत की वजह बनी। तिरुनाथ का दर्द गुस्से में बदल जाता है और वह गोपराज को भी मार देता है। अब उसके सामने सिर्फ एक आखिरी नाम बचा था, वह विधायक जिसने पूरे गांव को अपने डर में कैद कर रखा था। तिरुनाथ के पास अब बदला लेने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था, लेकिन उसका मकसद सिर्फ अपनी बेटी के कातिल को खत्म करना नहीं था। वह चाहता था कि जिन लड़कियों को इतने समय से डराकर चुप रखा गया, वे पहली बार अपने डर के सामने खड़ी हों। वह उन सभी लड़कियों को अपने साथ लेकर स्वस्तिका के घर पहुंचता है।
विधायक ने पहले से अपने लोगों को वहां तैनात कर रखा था, क्योंकि उसे पता था कि तिरुनाथ अब उसके करीब पहुंच चुका है। लेकिन तिरुनाथ के सामने अब न डर था, न सत्ता का दबाव। रास्ते में आने वाले लोगों को हटाते हुए वह विधायक तक पहुंच जाता है। विधायक अपनी राजनीतिक हैसियत का हवाला देता है। उसे भरोसा है कि एक विधायक को कोई साधारण आदमी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वह तिरुनाथ को सरकार और कानून का डर दिखाता है। लेकिन तिरुनाथ के लिए कानून की बातें उस समय खोखली थीं, क्योंकि उसकी बेटी को उसी सिस्टम की ताकत के सहारे मार दिया गया था। वह विधायक को साफ बता देता है कि अब उसकी पहचान पद से नहीं, उसके अपराधों से होगी। विधायक लड़कियों पर हमला करता है, लेकिन इस बार वे पीछे नहीं हटती। वर्षों से जमा डर आखिरकार गुस्से में बदल चुका था। तिरुनाथ उन्हें सामने खड़े होने की हिम्मत देता है और वे सब मिलकर उस आदमी का सामना करती हैं जिसने उन्हें कमजोर समझा था। आखिरकार विधायक भी अपने किए की सजा पाता है। इसके बाद तिरुनाथ स्वस्तिका की तरफ बढ़ता है। जिस शिक्षक से बच्चों को सुरक्षा मिलनी चाहिए थी, उसने उसी भरोसे को हथियार बना लिया था। तिरुनाथ उसे याद दिलाता है कि शिक्षक का रिश्ता बच्चों के लिए विश्वास का रिश्ता होता है, लेकिन उसने उस विश्वास को अपराध में बदल दिया। स्वस्तिका भी अपने अपराधों की कीमत चुकाती है। अब मणिक की मौत के पीछे मौजूद सभी मुख्य लोग खत्म हो चुके थे, लेकिन तिरुनाथ के लिए जीत जैसा कुछ नहीं था, क्योंकि जिस बेटी के लिए उसने यह सब किया था वह वापस नहीं आने वाली थी। जब वह पहली बार मणिक के पास जाता है तो उसके अंदर का सारा गुस्सा खत्म हो जाता है। उसके सामने वही बच्ची होती है जिसे उसने अयप्पा का आशीर्वाद माना था। उसे याद आता है कि कैसे मणिक दिन भर की हर बात उसे बताती थी, कैसे पिता के लौटने का इंतजार करती थी और कैसे उसने एक दिन उसके हाथ पकड़कर शराब छोड़ने को कहा था। तिरुनाथ ने शराब छोड़ी, लेकिन जिस वजह से छोड़ी थी वही बेटी उससे छिन गई। वह अपनी बेटी को पूरे सम्मान के साथ अंतिम विदाई देता है। पूरा गांव उसके साथ खड़ा होता है। मणिक सिर्फ तिरुनाथ की बेटी नहीं थी, उसने अपने व्यवहार से पूरे गांव के लोगों के दिल में जगह बना ली थी। अंतिम यात्रा के दौरान तिरुनाथ की आंखों के सामने बेटी के साथ बिताया हर पल चलता रहता है। वह उसे खो चुका है, लेकिन उसकी याद को अपने अंदर से मिटने नहीं देता। फिर कहानी 3 साल आगे बढ़ती है। वक्त ने तिरुनाथ को बदल दिया है। कभी शराब के सहारे जीने वाला आदमी अब अयप्पा स्वामी की भक्ति में अपना जीवन लगा चुका है। वो गांव के लोगों का मार्गदर्शन करता है और खुद गुरु स्वामी की भूमिका निभाता है। उसकी जिंदगी में मणिक की कमी कभी पूरी नहीं हुई, लेकिन उसने उस कमी के साथ जीना सीख लिया है। एक दिन एक परिवार अपनी छोटी बेटी को लेकर उसके पास आता है। वे पहली बार उसे सबरीमला भेज रहे हैं और चाहते हैं कि तिरुनाथ उसके लिए इरुमुड़ी बांधे। तिरुनाथ बच्ची को देखता है और उसकी आंखें अचानक रुक जाती हैं। परिवार बताता है कि उनकी बेटी भी अयप्पा स्वामी की मन्नत के बाद पैदा हुई थी और उसका नाम उन्होंने मणिकंडा रखा है। ये नाम तिरुनाथ के लिए सिर्फ एक नाम नहीं था, उसके लिए ये उसकी पूरी जिंदगी का सबसे गहरा घाव था। लेकिन बच्ची की मासूम मुस्कान उस पुराने दर्द को धीरे धीरे बदल देती है। वो तिरुनाथ को उदास देखकर पूछती है कि वो परेशान क्यों है। उसकी मासूम बातों में तिरुनाथ को अपनी बेटी की झलक दिखाई देती है। बच्ची कहती है कि वो कहीं गई नहीं है, बस स्वामी के पास जा रही है और जल्द वापस आएगी। तिरुनाथ जानता है कि सामने खड़ी बच्ची उसकी मणिक नहीं है, फिर भी उस पल उसे लगता है कि अयप्पा स्वामी ने उसकी बेटी की याद को एक नई मुस्कान दे दी है। वो अपने हाथों से उसके लिए इरुमुड़ी तैयार करता है। इस बार उसकी आंखों में सिर्फ आंसू नहीं है, उनमें स्वीकार करने की शांति भी है। बच्ची इरुमुड़ी लेकर सबरीमला के लिए रवाना होती है और तिरुनाथ उसे जाते हुए देखता रहता है। कभी वो अपनी बेटी को बचा नहीं पाया था, लेकिन अब वो किसी और बच्ची को उसी विश्वास के साथ भगवान की ओर जाते हुए देख रहा है। शायद इसी में उसे वो सुकून मिल जाता है जिसकी तलाश वो 3 साल से कर रहा था। और अब शुरुआत का वो रहस्य भी पूरी तरह समझ में आता है। सड़क पर हॉर्न रोकने वाला तिरुनाथ किसी अजीब अंधविश्वास की वजह से ऐसा नहीं करता था। उसके लिए उसकी मणिक आज भी वहीं थी, शांत, सुरक्षित और सोई हुई। समय ने उसकी बेटी को वापस नहीं किया, लेकिन उसके प्यार को खत्म भी नहीं कर पाया। इस बार जब इरुमुड़ी लेकर वो छोटी बच्ची गांव से निकलती है, तिरुनाथ उसे रोकता नहीं और पहली बार उसकी आंखों में दर्द के साथ उम्मीद भी दिखाई देती है। शायद कुछ रिश्ते मौत के बाद खत्म नहीं होते, बस अपना रूप बदल लेते हैं। और शायद इसी वजह से एक पिता अपनी खोई हुई बेटी को फिर से महसूस कर पाता है। तो दोस्तों, यहीं खत्म होती है इरुमुड़ी की कहानी, जहां एक पिता अपनी बेटी को खोने के बाद भी उसके लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ता है।
अगर आपको हमारा ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही नई कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।